आदाब नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। पूरे हमने देखा कि दुनिया में इस बारे में चर्चा हुई कि हॉर्मुज को ईरान ने खोल दिया है और बाकायदा तौर पर अराक्ची ने इसको लेकर ट्वीट करके ये कहा कि क्योंकि लेबनान में 10 दिन का सीज फायर डिक्लेयर किया गया है और इसलिए हॉर्मुज को वो खोल रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ग्रेट बताते हुए ईरान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का तो वो लगातार कर ही रहे हैं। शहबाज शरीफ और मुनीर को वो ग्रेट बताते हुए थक नहीं रहे हैं, लेकिन ईरान का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। वो यहां तक भी आगे बढ़ गए कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ ईरान तक उसको कह डाला हॉर्मुज की जगह। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक तरफ वो तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ साथ साथ में वो धमकियां भी देते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ब्लॉकेड जारी है। अब ऐसे में ईरान ने कहा है कि अगर नेवल ब्लॉकेट नहीं खुलेगा तो हॉर्मुज जो है वो उस तरह से ऑपरेट नहीं करेगा। इसके अलावा एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप ने कई क्लेम्स किए। 7 क्लेम्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए, जो उन्होंने सोशल ट्रुथ पर लिखे। उसके जवाब में जो गालिबाफ हैं उनकी तरफ से इसका जवाब दिया गया और ये कहा गया कि तमाम क्लेम्स जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के वो झूठ हैं, वो लोगों को बहका रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस तरह से खुलेगा, पैसेज क्या दिया जाएगा, किस तरह से दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा, ये सब कुछ ईरान तय करेगा और उसी की शर्तों पर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जंग के मैदान में ये चीजें तय होंगी, ये सोशल मीडिया पर तय नहीं होंगी। तो एक तरह से हंसी का पात्र जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप बने हुए हैं, एक और मौका उन्होंने खुद अपने आप को दिया है। एक छोटी सी बात है जो मैं आपको सुनवाना चाहूंगी और इससे आप समझिए कि ये जंग जो है वो दोनों तरफ कैसे जाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बातचीत जो कि क्योंकि वेंसडे को 2 हफ्ते की मियाद खत्म हो रही है, उससे पहले लग रहा है कि इस वीकेंड या मंडे तक इस्लामाबाद में बातचीत का एक और दौर हो सकता है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं, वो जरा आप सुनिए। Wednesday when the ceasefire ends, will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. तो आपने सुन लिया, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि ब्लॉकेट भी जारी रहेगा और एक्सटेंड भी नहीं करेंगे वेंसडे से आगे, और ये कह रहे हैं कि ईरान पर फिर से वो बॉम्ब्स गिराएंगे। ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की पोस्चरिंग यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हॉर्मुज खुला है, हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के बाजार जो हैं वो उससे खुश नजर आ रहे हैं। इंडियन बाजार की बात करें या फिर अमेरिकन के डाउ जोन्स की हम बात करें, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि शायद वॉर अब थम गई है, हॉर्मुज खुल गया है, तेल के दाम गिरे हैं और इसको लेकर जो एक हॉर्मुज को लेकर एक अलायंस जो बनाया था ब्रिटेन ने, और उसको लेकर जो मीटिंग हो रही थी उसमें भी इसको लेकर खुशी जाहिर की गई है। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। गल्फ न्यूज के एडिटर वो रह चुके हैं, वेस्ट एशिया मामलों के जानकार हैं, बॉबी नकवी साहब। आप तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उनको अपनी बातों को बेबाकी से रखते हुए आप देख रहे हैं। बॉबी नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। जी बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। आपको सलाम और नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी बॉबी नकवी साहब, ये पोस्चरिंग को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है ये सब जारी रहेगा और उसके साथ साथ आपको लग रहा है कि बातचीत भी होगी इस्लामाबाद में? कैसा हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप तो इस एक्सटेंड तक जा रहे थे पहले कि अगर ऐसा होता है तो वो इस्लामाबाद तक जा सकते हैं, और अब वो फिर से धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? और एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि जो तमाम कंट्रीज, लगभग 40 कंट्रीज जो इकट्ठी हुई थी, यूरोपियन और नेटो कंट्रीज, जहां पर हॉर्मुज को खुलवाने के लिए इन्होंने एक तरह से अलायंस बनाया था, और उसी वक्त जब मीटिंग चल रही थी तो खबर आई कि वो हॉर्मुज जो है वो खुल गया है। लेकिन मैं देख रही थी कि जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि इस मीटिंग में हमें डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये हॉर्मुज नहीं खुलता है तो हम मिलिट्री एक्शन तक ले सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए बुशरा, ये जो डिप्लोमेसी जो चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, ये बड़ी अनयूजुअल सी डिप्लोमेसी है। देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब से ये बात उठने लगी कि दूसरा राउंड इस्लामाबाद में बातचीत का होगा, ट्रम्प साहब ने भी इसको कंफर्म किया और दूसरे रिपोर्ट्स में भी पाकिस्तानी मीडिएटर्स ने भी कहा कि दूसरा राउंड होगा। मेरा ये मानना है कि वो दूसरा राउंड अभी चल रहा है।
फ़र्क ये है कि वो तेहरान और वाशिंगटन के बीच में चल रहा है। वहाँ पे आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं। आज उनका चौथा दिन है। हालांकि पहले 2 दिन तो उनकी अपडेट आती रही कि वो गालिबाफ साहब से मिले, मसूद पेजिस्किन साहब से मिले, अब्बास अरगची से मिले, IRGC के कमांडर से भी मिले। 2 दिन के बाद उनकी कोई अपडेट नहीं आई है कि वो पाकिस्तान वापस चले गए हैं या उनको वहाँ से तेहरान से वाशिंगटन जाना था, वहाँ गए हैं। तो ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि वो अभी वहीं मौजूद हैं, क्योंकि कोई अपडेट नहीं है। वो वहाँ मौजूद हैं और एक तरह से तेहरान और अमेरिका के बीच में बातचीत और नेगोशिएशंस जो है वो फैसिलिटेट करा रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ट्रम्प साहब के या ईरान का जो जवाब आ रहा है, ये सब उसी नेगोशिएशंस का हिस्सा है। ये बड़ा अनयूजुअल सा नेगोशिएशन है कि 2 कंट्रीज अपने अपने स्टेट कैपिटल से बात कर रही हैं, आमने सामने नहीं है। तेहरान से बात हो रही है और वाशिंगटन से बात हो रही है। बीच में एक मीडिएशन कर रही है कंट्री जो वहाँ पे तेहरान में मौजूद है। तो ये एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन नहीं है, ये बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज को हैंडल कर रहे हैं। तो बीच बीच में जो ये स्टेटमेंट्स आते हैं, ये उसी सब नेगोशिएशंस का ही एक हिस्सा है। देखिए, जब अब्बास अरगची ने कल कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोल दिया गया है, हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी क्लैरिफाई किया था कि जो खोला गया है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो हमारी जो कंडीशंस हैं, हम रूट डिसाइड करेंगे। हमारी जो पहले जो कंडीशंस अनाउंस हुई थी वो उसी के हिसाब से वो वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो गवर्न होगा। दूसरी चीज़ उन्होंने क्लैरिफाई की थी कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले जाने का जो अनाउंसमेंट है, ये जो ईरान ने पहले कंडीशंस रखी थी कि जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं अनाउंस होता है, जब तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे नहीं। तो कल का जो अनाउंसमेंट था खोले जाने का, ये उसी का एक सिलसिला है। उसी का सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद का ईरान की तरफ से अनाउंसमेंट है कि साहब आप खुल गया है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबके लिए ट्रैफिक खुला है। उसका ईरान का मतलब ये है कि वो ट्रैफिक ईरान के बताए हुए रूट से खुला है। जहाज़ों को वहाँ से परमिशन लेनी है आने जाने के लिए और टोल देनी है। तो ये चीज़ बिल्कुल ईरान की तरफ से क्लियर है। उस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जवाब दिया कि मेरे कहने पे ईरान ने वो पूरा खोल दिया है। माफ कीजिएगा जी। तो ये सब जो स्टेटमेंट्स का जो एक्सचेंज हो रहा है पब्लिकली, ये सब एक बड़े कॉम्प्लेक्स अनयूजुअल डिप्लोमेटिक एक्सचेंज का एक नतीजा है। डोनाल्ड क्या ट्रंप साहब क्या आप इसको ट्रस्टवर्दी आप मानते हैं? क्या ये माने कि ये जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, ये जो बातचीत चल रही है, जो दिखाया जा रहा है, क्या वही है या जो छिपाया जा रहा है वो आपको लगता है कि there is something else which is cooking up or they're showing something else? नहीं, देखिए, पॉस्चरिंग अलग चीज होती है। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बड़बोला पन है, जो उनका ब्लस्टर है, वो अलग चीज है। बाकी जो हार्ड निगोशिएशंस है वो अलग हो रहे हैं। एग्जैक्ट जो इश्यूज हैं, हमें अंदाजा है हम लोगों को कि भाई मोटे मोटे कौन से इश्यूज हैं जिस पे नेगोशिएशंस चल रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है कि उन नेगोशिएशंस की अभी तक डिटेल्स ना तो तेहरान से अनाउंस हुई है, ना वाशिंगटन ने डिस्क्लोज की है। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब पब्लिकली क्लेम करते हैं, मेरे ख्याल से उसको 40-50% हमको डिस्काउंट करके लेना चाहिए। उसके ऊपर पूरा यकीन नहीं करना चाहिए। आप अगर उनके बयानों पे ऊपर ध्यान दें तो वो ऐसा लगता है कि जब तेहरान में कोई उनके मन मुताबिक कोई बात होती है तो वो अच्छा बयान देते हैं, और अगर ईरान कोई उसमें दांव पेच फंसा देता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब दूसरी भाषा बोलने लगते हैं। वो फिर मिलिट्री की और मिसाइल्स की भाषा जो है वो बोलने लगते हैं। लेकिन कुल मिला के देखिए, ये सब नेगोशिएशंस का हिस्सा है और इसका नतीजा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। 21 अप्रैल को सीज़फायर की डेडलाइन ख़त्म हो रही है।
डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वेडनेसडे कहा है कि वेडनेसडे के बाद अगर वेडनेसडे तक डील नहीं हुई तो इसके बाद फिर हम सीज फायर एक्सटेंड नहीं करेंगे। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद एक कंसेंसस है ग्लोबली कि इस पे निगोशिएशन जो हैं वो चल रहे हैं और आने वाले 12 से 24 घंटे में कुछ हमें वहाँ से तेहरान से और वाशिंगटन से अपडेट मिलेगी। जी। तो आप ये बोल रहे हैं कि इस टाइम आई मीन ये जो नेगोशिएशन है, आप कह रहे हैं कि ऑनगोइंग नेगोशिएशन है। दूसरा आप ये भी कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि फिजिकली टेबल पर आमने सामने दोनों पार्टीज ना बैठें, लेकिन फिर भी नेगोशिएशन जो है वो एक्सटेंड हो जाए, और इसीलिए आसिम मुनीर वहां पर गए हुए हैं। क्या शहबाज शरीफ जो सऊदी अरब गए हैं, ये भी उसको भी आप इसी कड़ी में देखते हैं, या आपको लगता है कि वो पाकिस्तान के अपने इंटरनल मैटर्स हैं? नहीं, देखिए, शहबाज शरीफ जो है वो 3 कंट्रीज का ट्रिप उन्होंने किया है। रियाद गए हैं, सऊदी अरेबिया गए हैं, कतर गए हैं और टर्की गए हैं। ये उनकी एक कंसेंसस बिल्डिंग की एक्सरसाइज है और शायद आज उनकी वापसी है इस्लामाबाद। रही बात जो तेहरान और वाशिंगटन के बीच जो बातचीत चल रही है, वो देखिए, इस्लामाबाद इस बार क्या हो रहा है कि वो ऐसा लगता है कि दोनों पार्टीज इसमें बहुत प्रोएक्टिवली जो थॉर्नी इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। और इस्लामाबाद में जो वेन्यू है सेकेंड राउंड की टॉक्स के लिए, पोटेंशियल टॉक्स के लिए, जैसा डोनाल्ड ट्रंप साहब अनाउंस कर चुके हैं, उस बातचीत से पहले अमेरिका और ईरान अपने ये सारे इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो उसी सब चीज़ों के लिए नेगोशिएशन हो रहा है। और अगर एक ये डेट अनाउंस करते हैं कि इस्लामाबाद में अब सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होगी, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी और वहाँ पे सिर्फ एक फोटो ऑप होगा। उससे पहले, इस्लामाबाद पहुँचने से पहले जितने भी थॉर्नी इश्यूज हैं, मेरे ख्याल से वो सेटल कर लिए जाएंगे या कर लिए जाना चाहिए, क्योंकि उसके बिना अगर ये इश्यूज पेंडिंग हैं तो फिर ये इस्लामाबाद में भी मिलने का दोबारा सेकेंड राउंड के लिए कोई मतलब नहीं बनता। तो मेरा यही मानना है कि अगर सेकेंड राउंड ऑफ बातचीत का अनाउंसमेंट होता है तो ये मान लेना चाहिए कि सारे जो है इश्यूज हैं जो इस वक्त डिसाइड होने थे, इस मोमेंट पे जो डिसाइड होने थे, देखिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जो 1-2 दिन में नहीं डिसाइड हो सकते। इससे पहले जब बाराक ओबामा ने जब ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी तो उसमें 2 साल लगे थे नेगोशिएशंस में। ठीक है, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, उनमें मैराथन नेगोशिएशंस चलेंगे, टेक्निकल टीम्स बैठेंगी, उसमें कई राउंड्स होंगे डिस्कशन के। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि फौरी तौर पे जो इश्यूज हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब ईरान से एक कोई कंसेशन कोई एक पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहते हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेके, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके। इन दोनों बातों पे कोई शायद अग्रीमेंट हो सकता है, और उसके साथ साथ जाहिर बात है कि इस बात पे अग्रीमेंट होगा कि ये सीज फायर कितने दिन के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, बातचीत का दौर आगे कैसे होगा, कहाँ होगा। दूसरा, ईरान ने जो डिमांड की है कि साहब हमें पैसे मिलने चाहिए, हमारा जो एसेट्स फ्रीज किए गए हैं, ख़ास तौर पर से कतर में $6 बिलियन हैं, जो जिस पैसे की ईरान ने कई बार डिमांड कर चुका है कि ये पैसा हमें मिलना चाहिए इससे पहले कि हम आगे और नेगोशिएशंस में बढ़ें। तो मुझे यही लगता है कि इस्लामाबाद का जब अनाउंसमेंट होगा तो उससे पहले कोई एक मोटा अग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में हो जाएगा। जी इस सब में जो स्टामर का जो बयान है उसको आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने ये कहा कि अगर ये हॉर्मुज नहीं खुलता, वी आर हैप्पी कि हॉर्मुज खुल गया है और हम चाहते हैं, पीस चाहते हैं, ताकि हमारे लोगों को कोई परेशानी ना हो, उनको तेल जो है वो सस्ता मिले, एनर्जी का कोई किसी तरह का संकट ना हो, महंगाई ना बढ़े। ये सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो टोल नहीं देंगे, जो टोल लिया जा रहा है वो नहीं लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से हो जैसे जंग से पहले खुला हुआ था हॉर्मुज, वैसे ही हो। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम ये सोच रहे थे, हम ये बातचीत कर रहे थे कि क्या आगे कोई आर्मी एक्शन जो है वो लिया जाए। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं ऐसे वक्त में जब नेटो कंट्रीज ने कंप्लीटली ये कह दिया कि आपकी जंग है, आप लड़ेंगे, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, और फिर इस तरह का बयान?
जी बिल्कुल, देखिए ये जो सो कॉल्ड कोलिशन बना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, इसका मकसद क्या है अभी तक क्लियर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नेटो को इनवाइट किया था कि भाई आप हमारा मिलिट्री कोलिशन अलायंस ज्वाइन करिए और हम लोग मिल के फोर्स के साथ में इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा लेंगे। नेटो ने इस कोलिशन को अलायंस को ज्वाइन करने से मना कर दिया, कहा कि ये हमारी जंग नहीं है। तो अब ये एक नेटो प्लस दूसरी कंट्रीज का एक उन्होंने एक कोलिशन बनाने की कोशिश की है माइनस यूएस। उसका मकसद ये है, जो पब्लिकली स्टेटेड जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 28 फरवरी के पहले का जो स्टेटस था उस स्टेटस पे लाने के लिए ये कोलिशन बना है। लेकिन कैसे करेंगे ये सब अभी तक क्लियर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसमें ईरान इन कंट्रीज को ओब्लाइज करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसा लेवरेज है, वो ऐसा लेवरेज है कि वो काफी दिनों तक इसको बरकरार रखना चाहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को काफी दिनों तक वो कंट्रोल करना चाहेगा। तो चाहे वो अमेरिका की धमकी हो कि हमने ब्लॉकेट लगा दिया है गल्फ ऑफ ओमान में, हमारी यूएस की नेवी बाहर मौजूद है, आपके जहाज़ों को हम बाहर नहीं निकलने देंगे, या ये जो नया कोलिशन जो बना है यूके और दूसरी कंट्रीज की लीडरशिप में नेटो के जो एलाइज हैं उन्होंने साथ मिलके बनाया है, ये भी कुछ मेरे ख्याल से कोई इनको कोई कुछ हासिल मुझे नहीं लगता कि कुछ हासिल होगा। इसमें हासिल एक ही तरह से हो सकता है कि वो ईरान के साथ जो डायरेक्ट बातचीत होगी उसी में कोई रास्ता निकल सकता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे मैनेज किया जाएगा। लेकिन इसमें भी मुझे एक चीज का डाउट है, वो ये है कि 28 फरवरी के पहले वाला स्टेटस इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कभी नहीं आएगा। जी बिल्कुल, और ये साफ तौर पर लग रहा है और ये ईरान ने ये हासिल किया है। 28 फरवरी के बाद लगभग 7 हफ्ते तक ये जंग चली और दुनिया ने दबदबा देख रहा है ईरान का। ईरान एक ऐसी पोजीशन में आ गया है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को अपनी शर्तों पर वो झुका रहा है, मनवा रहा है और एक तरह से उन्हें घुटनों पर ला रहा है। वरना आप ये सोचिए कि जो रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, अब मैं ये देख रही थी बॉबी नकवी साहब की लेबनान की बात बार बार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल ट्रुथ अकाउंट से भी, अपनी बातों में भी, और बार बार उसको रिट्रेट भी कर रहे हैं कि नहीं लेबनान भी इसमें शामिल है। लेबनान, क्योंकि उन्हें पता है कि लेबनान एक ट्रिगर पॉइंट है, 2 ट्रिगर पॉइंट है, एक लेबनान है, एक दूसरा हॉर्मुज है और बाकी दूसरी शर्तें जिस पर तो बात हो ही रही है। मेरा सवाल यह है कि 10 दिन की सीज फायर, लेकिन उसके बाद भी हम ये देख रहे हैं कि अभी भी लेबनान पर कंप्लीट सीज फायर नहीं है और इजराइल एक ऐसा कंट्री है जिसने हमेशा सीज फायर को तोड़ा है, गाजा से लेकर और दूसरे तमाम कंट्रीज में जहां कहीं भी सीज फायर हुई है। क्या आपको लग रहा है कि इजराइल इस 10 दिन की सीज फायर को मानेगा? क्या ट्रंप ने उन्हें शट अप कर दिया है कि हमारी बातचीत चल रही है, यू सिट डाउन और ओबे अस, अदरवाइज हम आपको किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं? क्या इस पोजीशन में डोनाल्ड ट्रंप है? क्या आपको लग रहा है कि वो 10 दिन का सीज फायर लेबनान में क्या रहेगा? कैसी सिचुएशन को आप देख रहे हैं? क्योंकि अब तो हिजबुल्लाह की भी बात कर रहे हैं, ना सिर्फ लेबनान बल्कि हिजबुल्लाह भी वो लिख रहे हैं कि उनसे भी बातचीत। तो ये तो आप ये देखिए, पहले हमने देखा हमास से, हिजबुल्लाह उसके साथ साथ हुती से और अब हिजबुल्लाह से, यानी कि जितनी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उन सब से डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं और बात की है उन्होंने। जी देखिए आपका अंदाजा सही है, आपका कहना सही है कि इजराइल के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इसमें विलेन जो है इस पूरे मामले में शुरू से इजरायली रहा है, उसी ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को तैयार किया कि ये ईरान के ऊपर अटैक किया जाए। देखिए जो लेबनान का जो इशू है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, उसके साथ सीरिया का गोलन हाइट्स का भी इशू जुड़ा हुआ है। इजरायली फोर्सेस जो हैं अभी लेबनान के काफ़ी अंदर तक हैं, उन्होंने कई गांवों पे कब्जा कर लिया है, कई पुल जो हैं वो जो कनेक्टिंग ब्रिजेस थे वो उनको तोड़ा है, वहाँ से गांव के गांव जो हैं वहाँ से उजाड़ दिए गए हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं और उसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो हिजबुल्लाह की प्रेजेंस का है। देखिए जब तक ये इजराइल का और या लेबनान का ये बॉर्डर इश्यूज जब तक सेटल नहीं होते
आप हिजबुल्लाह के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं डाल सकते कि साहब आप डिसआर्म आपको कर दिया जाए और आप फिर जो लेबनान की जो बॉर्डर है इजराइल के साथ से वहाँ पे आप इजराइल के ऊपर हमले ना करें। तो ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड इशू है। मेरे ख्याल से अगर ईरान और अमेरिका के बीच में कोई प्रोग्रेस होती है तो ये लेबनान वाला मामला साथ में जो है पैरेलल इसमें नेगोशिएशंस और शुरू होंगे। अभी फिलहाल एक सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ है, हालांकि कुछ थोड़े छोटे मोटे सीज फायर के वॉयलेशन जरूर हुए हैं, लेकिन ओवरऑल ये दोनों सीज फायर जो हैं अमेरिका और ईरान के बीच में और इजराइल और लेबनान के बीच में दे आर लार्जली होल्डिंग। तो ये अभी फौरी तौर पे जो है सिर्फ एक सीज फायर हुआ है। इसमें ये जैसा मैंने बताया कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, इनके लिए इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को उतरना पड़ेगा, यूएन को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी ये जाके लेबनान और इजराइल के बीच का ये मामला सेटल हो सकता है। फिर उसके बाद लेबनान जो है फिर हिजबुल्लाह को डील कर सकता है पॉलिटिकली। जी, क्या आपको ये भी लग रहा है कि ये बातचीत भी चलती रहेगी और साथ-साथ आपको लग रहा है कि जंग की तैयारियां भी, क्योंकि कुछ सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो कुछ हैंडल्स ने ट्वीट किए हैं जहां वो ये कह रहे हैं कि ईरान भी अपनी मिसाइल प्रोडक्शन से लेकर तमाम चीजें जो उनकी दब गई थी उनको निकाल रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। उधर अमेरिका को लेके भी इसी तरह के क्लेम्स जो हैं वो किए जा रहे हैं, मोबिलाइजेशन भी लगातार जारी है। तो आपको लग रहा है दोनों महाज पर काम चल रहा है कि चलिए लेट्स ट्राई सीज फायर, क्योंकि जाहिर सी बात है तेल का ही खेल है और उससे हाहाकार एक तरह से मचा हुआ है, और अगर ये नहीं होता है तो फिर ये चल ही रहा है, यानी कि जंग को आगे बढ़ाया जाए, या फिर जो नवंबर में मिड टर्म होने जा रहा है और एक तरह से सबसे अनपॉपुलर प्रेसिडेंट अब तक के डोनाल्ड ट्रंप साबित हो रहे हैं, ये वॉर भी अब तक की सबसे अनपॉपुलर वॉर है, क्या वो टाइम बोरो कर रहे हैं? क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए मैंने 9 देशों की वॉर जो है रुकवा दी, और भारत और पाकिस्तान का नाम लेना वो नहीं भूलते हैं, बार बार कह रहे हैं कि अभी भी उन्होंने बोला है, कल की बात है कि 30-40 मिलियन लोगों को मैंने बचा लिया, तो वो अपने आप को पीस मेकर भी दिखा रहे हैं बॉम्ब्स गिराकर। नहीं, अब तो वो नंबर बढ़ के 10 हो गया, उसमें उन्होंने इजराइल और लेबनान को भी जोड़ दिया है। खैर जी देखिए, यहाँ पे कुछ जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा अब शुरू नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू होगा। बड़ी बात बोल रहे हैं आप, क्योंकि मैं तमाम अमेरिकन एक्सपर्ट और उन सबको, बॉबी नकवी साहब सुन रही हूँ, वो आगाह कर रहे हैं, वो लोग जो इस वॉर के खिलाफ रहे, वो लोग जो गाजा के बाद से एक तरह से एक सिंपैथी वेव जो पूरी देखने के लिए मिली, वो तमाम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता है कि ये फिर से ट्रिगर होगा? नहीं, मुझे अगर इसमें ये सीज फायर और नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं और ये सीज फायर खत्म हो जाता तो मुझे बहुत हैरत होगी। देखिए, इस जंग को दोबारा शुरू करने की एपेटाइट अब किसी में है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी जो है इस वॉर से थक चुके हैं और वो क्यों ना कोई एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि भाई किसी तरीके से हमको इस जंग से निजात मिले और बाहर निकलें। ईरान के ऊपर भी देखिए, ईरान के ऊपर बहुत ज़बरदस्त अटैक्स हुए हैं, बहुत वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। ईरान को भी थोड़ा वक्त चाहिए कि वो अपने आप को थोड़ा सा संभालें और एक रिकंस्ट्रक्शन का एक प्रोसेस जो वहाँ पे ईरान में शुरू किया जा सके। इसीलिए वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारे जो एसेट्स हैं $6 बिलियन के, उसको आप फ़ौरन उसको रिलीज़ कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, आने वाले 24 से 48 घंटों में हम कोई अनाउंसमेंट सुनेंगे कि कब बातचीत शुरू होगी, कहाँ पे होगी दूसरा राउंड। बातचीत तो जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी चल रही है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं। अब ये है कि इसको फॉर्मली आमने सामने बैठ के इसको एक फॉर्मल उसका जो है वो सारा जो है फ्रेमवर्क डिसाइड होगा और वो इस्लामाबाद में होगा जैसा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनाउंस किया है। तो हमें थोड़ा सा इसमें इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन एक बात मुझे क्लियरली लग रही है कि इसमें अब ये जंग दोबारा बहुत मुश्किल है कि दोबारा ये जंग शुरू हो। जी बिल्कुल। मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन आपसे, जीसीसी कंट्रीज को यहाँ आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि मैं एक बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट हैं गल्फ के, उनको मैं सुन रही थी, काफी वायरल भी है उनका वो वीडियो, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो तमाम जीसीसी कंट्रीज हैं ये रीथिंक कर रही हैं अपने टाइज को अमेरिका के साथ, और उन्हें खासतौर पर नाम लिया कतर
और सऊदी अरब का, कि ये दो कंट्रीज, और उन्होंने शायद ये भी कहा, कतर ने तो शायद इसके बारे में सोचना शुरू भी कर दिया है, बट यूएई और बहरीन, इन दो के बारे में कि ये अभी भी बिल्कुल एकदम ऐसे अलायंस है उनके साथ, इजराइल और अमेरिका के साथ, कि वहां वो नहीं सोच रहे हैं इस बारे में, बट कतर और सऊदी अरब इस बारे में सोच रहा है कि हमें इससे हासिल क्या हुआ है। आपको क्या लग रहा है इस सब में, गल्फ कंट्रीज को आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर अनस्टेबिलिटी जो है वो वहां पर पैदा हुई है, एक इनकी इमेज जो है पूरी तरीके से कोलैप्स हुई है। लेकिन अगर बहरीन और क्या वहां तख्ता पलट होते देख रहे हैं? क्योंकि बहुत क्लेम्स इसको लेकर भी किए गए। हाउ डू यू सी द सिचुएशन ऑफ जीसीसी नाउ? देखिए, जाहिर बात है कि जब ये जंग ख़त्म होगी, जब ये सीज़ फायर एक्सटेंड किया जाएगा, तो उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे हम ये देखेंगे कि जो गल्फ़ की जो कंट्रीज़ की रिलेशनशिप है विद इन द रीजन एंड बियॉन्ड, ये सब जो है सारी रिकैलिब्रेट होंगी। जो इनके जो टाइज़ हैं वो सब दोबारा उनको रिकैलिब्रेट किया जाएगा। और आपने सही नाम लिया सऊदी अरेबिया और कतर का, ये लोग सबसे ज़्यादा वोकल है। भाई सऊदी अरेबिया ने तो एक तरीके से अपना एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट पाकिस्तान के साथ साइन किया है। उनकी एक एयरफोर्स की एक टुकड़ी, एक यूनिट वहाँ पे लैंड भी कर चुकी है। तो जाहिर बात है कि इन कंट्रीज़ को अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में देखना पड़ेगा। दूसरा जो इमरजेंस ऑफ ईरान है, नाउ ईरान इज सिटिंग डायरेक्टली ऑन द टेबल, ठीक है। तो ईरान को आप अब सिर्फ एक ये कह के डिसमिस नहीं कर सकते कि ईरान इज फंडिंग द प्रॉक्सीज एंड ईरान इज फाइटिंग इट्स बैटल थ्रू द प्रॉक्सीज। ईरान ने अपनी बैटल खुद भी लड़के दिखा दी है कि इट कैन स्टैंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो ईरान को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। ईरान की देखिए एक पोजीशन बन चुकी है रीजन में, और उस पोजीशन को अब मिटाना बहुत मुश्किल है। तो जाहिर बात है कि इन कंट्रीज़ को, दीज कंट्रीज विल हैव टू फाइंड वेज and basically rediscover, reorient their and recalibrate their relationships कि कैसे ईरान के साथ डील करें। कई सारे नए मैकेनिज्म जो हैं वो सामने आएंगे। जैसे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का अगर कंट्रोल ईरान के पास रहता है, तो उस नए मैकेनिज्म के चलते गल्फ कंट्रीज विल हैव टू स्टार्ट डीलिंग विद ईरान ऑन अ डेली बेसिस। तो ये भी एक ऐसा नया फ्रेमवर्क होगा, नया मैकेनिज्म होगा जिसमें गल्फ कंट्रीज को एक डील करना पड़ेगा ईरान के साथ में। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से जैसे ये सीज़ फायर अनाउंस होगा, इस सीज़ फायर को एक्सटेंड किया जाएगा, उसके बाद हम ये देखेंगे कि गल्फ कंट्रीज भी अपने अपने रिलेशंस जो हैं वो रिकैलिब्रेट कर रही हैं। जी, तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीजें हैं जिसको देखा जाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये कि जब हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, मैं देख रही थी कि आईएमएफ ने फिर एक बड़ा वेवर जो है वो पाकिस्तान को दे दिया है। तो पाकिस्तान की पोजीशन को भी क्या आप मजबूत होता देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान को जो एक टेरर स्टेट और इस सब के जो नाम दिए गए थे, क्या आपको लग रहा है कि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अभी इम्पोर्टेंट हो गया है, या फिर आप उसको सिर्फ एक डेस्टिनेशन के तौर पर देखते हैं? और फिर भारत के लिए इसको कितना खतरनाक आप देखते हैं, अगर वाकई में उसकी ताकत बढ़ रही है या वर्ल्ड पावर्स उससे सीधे बात कर रहे हैं और इतने इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में इसमें पूरी दुनिया इफेक्टेड है, वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरह काम कर रहा है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान इज प्लेइंग अ मेजर रोल इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, जिसको कुछ लोग जो हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में भी देख रहे थे। और इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, और उसको जिम्मेदारी दी गई है। जो सुपर पावर है, अमेरिका ने जिम्मेदारी दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिम्मेदारी दी है, और बहुत क्लोजली वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में और वाइट हाउस के साथ में जो पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो इसमें काम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए। दूसरा, पाकिस्तान इज़ ऑल्सो engaging with GCC countries and other regional countries की एक कंसेंसस बिल्डिंग के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। जैसा हमने देखा कि शहबाज शरीफ जो है
अभी 3 कंट्रीज के टूर पे गए थे पिछले 2-3 दिन में। तो जाहिर बात है कि इसमें उनका पाकिस्तान का रोल जो है वो इस टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब उसको देखिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यही कह सकते हैं इस टाइम कि इट्स अ केस ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। ये रोल इंडिया भी अदा कर सकता था और इंडिया वुड हैव बीन अ बेटर प्लेस अगर इंडिया को ये जिम्मेदारी मिलती या इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी मिलती, तो वो जाहिर बात है कि और अच्छे तरीके से इसको कर सकते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार पाकिस्तान इस डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो बाजी जो है मार ले गया है अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो। जी जी, बिल्कुल। और वो साफ तौर पर लग रहा है इसीलिए बड़े पैमाने पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। और एक एक्स डिप्लोमेट हैं, उनका भी एक वीडियो बहुत वायरल है जहाँ पर वो ये कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि कई प्रेसिडेंट्स ने भारत के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए काफ़ी आगे अपनी बातें जो हैं वो रखी और काफ़ी कोशिशें की, उनका ये कहना है। लेकिन इस बार क्लियरली जो अमेरिका है उसने अपनी साइड चुन ली है और उसने पाकिस्तान को चुना है, हिंदुस्तान को नहीं चुना है। तो ये भी देखने की एक बात है यहाँ पर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को ये भी देखना है कि इस सब में वो कहाँ खड़े हैं। उन्होंने भी अपनी क्लियरली जो साइड है वो चुन ली है। इजराइल उन्होंने चुना था तो वो भी उसका भी खामियाजा भी भुगत रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी साफ तौर पर पता चल रहा है कि कैसे जिस ट्रम्प को वो दोस्त कहते हुए नहीं थकते हैं, वही उसी ट्रम्प के लिए कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान को उन्होंने चुन लिया है क्योंकि वो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की भी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो ये जो वॉर जो है, इस वॉर ने कई तरह के फ्रंट्स जो हैं वो खोल दिए हैं और जो पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो भी पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब, आपका इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।